खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। आग की सूचना पाकर 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। इस आग की चपेट में कई दुकानें आई थीं। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। हादसे में किसी के हालांकि हताहत होने की जानकारी अभी तक नहीं है। तो देखिए किस तरह से कई किलोमीटर से दूर तक ये लपटें आग की दिखती रहीं। दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पाया गया। एक बड़ी टीम यहां पर मौजूद रही और ऐसा लग रहा था कि आसमान में सिर्फ और सिर्फ आग का गोला नजर आ रहा है, काला धुआं नजर आ रहा है। और यह आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर से आप इन आग की लपटों को देख सकते थे। लिहाजा 1-2 नहीं बल्कि 26 गाड़ियां दमकल की पहुंची और पूरी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन अच्छी बात यह रही इसमें कि किसी के अभी तक हताहत होने की जानकारी नहीं है। हालांकि आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान जरूर कहा जा सकता है। वहीं उदयपुर से कुछ ऐसी खबर है जहां पर दुकान में भीषण आग लग गई। नगर निगम की 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग लगने से दुकान का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फतेहपुरा इलाके की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने घटनास्थल की उदयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर आपने दर्शकों को बता दें कि आग का तांडव देखने को मिला। ये दुकान है जहां पर भीषण आग लगी और दुकान में जितना भी सामान था वो जलकर राख हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और इसके साथ साथ तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पहले वो तेलंगाना आएंगे और यहां से करीब 11,300 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। पहले वो सुबह 11:45 पर तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही 720 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो इंतजार प्रधानमंत्री का, कुछ ही देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और ये देखिए वंदे भारत खड़ी हुई है पहले से ही। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तिरुपति के लिए रवाना होगी हरी झंडी दिखाकर। खुद वंदे भारत की बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और देश को आज एक नहीं बल्कि 2-2 वंदे भारत की सौगात मिलेगी। पहली देखिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री सौगात देंगे और उसके बाद यहां से वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे और चेन्नई से भी एक वंदे भारत की सौगात आज देश को मिलने जा रही है। अपनी हाई स्पीड के लिए जानी जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस और आज देश को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। करीब 3 बजे पीएम मोदी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वो न्यू टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को चेन्नई रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि 1,260 करोड़ की लागत से बने इस टर्मिनल भवन में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। तो ये टर्मिनल की तस्वीरें देख रहे हैं, जिनका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर 3 बजे पहुंचने का उनका कार्यक्रम, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उसके बाद चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक बड़ी सौगात आज चेन्नई के लोगों को मिलने जा रही है। तमिलनाडु के दौरे पर आज प्रधानमंत्री रहेंगे। दक्षिण का ये दौरा जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण, कई मायने इसके, और आज बड़ा दिन है दक्षिण के तमाम लोगों के लिए। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री यहां पर देने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं। उन्हें आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए देखा गया। इसके साथ साथ विदेश मंत्री पाक जिन ने राजघाट पर, आपको बता दें कि जो वहां पर बुक मौजूद होती है उस पर हस्ताक्षर किए। दरअसल पाक 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और राजघाट पर पहुंचने के बाद पाक जिन ने कहा कि मैंने 27 साल पहले भारत का दौरा किया था, वो मेरी पहली भारत यात्रा थी। मैं हमेशा उनकी सत्याग्रह के उद्देश्यों की सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम भारत के साथ मिलकर कूटनीतिक योगदान दे सकते हैं, जो कोरिया का विशेष रणनीतिक साझेदार है। अपने भारत दौरे के पहले दिन साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। Remind ourselves in modern society, and I hope
that we can pursue contributive diplomacy together with India, which is our Korea's special strategic partner, to contribute to freedom, peace, and prosperity of the world. गैंगस्टर के खैर नहीं, क्योंकि एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब, हरियाणा में सक्रिय कई गैंगस्टर के खिलाफ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को तलाशा जा रहा है। एनआईए की ओर से पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को खत लिखा गया है कि कई गैंगस्टर से संबंधित अवैध प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मांगी गई है। दरअसल एनआईए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के करीब 60 से ज्यादा बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ उसकी अवैध तौर पर अर्जित संपत्ति और उसके सहयोगियों से जुड़े कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर जिले में गैंगस्टर और आतंकवादियों से संबंधित 12 से ज्यादा अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी जुटाई है। साथ ही अमृतसर और तरन तारण में 12 से ज्यादा, गुरदासपुर, मोहाली, होशियारपुर और तमाम इन जगहों पर बताया जा रहा है कि जो भी संपत्ति है उनको खंगाला गया है। शंकर आनंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, हमने देखा था इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई की भी जो अर्जित संपत्ति थी अवैध रूप से, उसको भी ध्वस्त करने का काम एनआईए ने किया था। अब कौन कौन से बड़े नाम इन गैंगस्टर्स में शामिल आ रहे हैं जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी एनआईए की है? देखिए, राजस्थान, राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, ये जो एक पूरा जोन है, इस जोन में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो पिछले काफी सालों से सक्रिय रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने 7 महीने से लगातार उन गैंगस्टर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसी कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए उन गैंगस्टर्स के तमाम अवैध तौर पर जो संपत्तियां हैं उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में उन तमाम गैंगस्टर के खिलाफ और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो अवैध तौर पर चल या अचल संपत्ति तैयार किए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है करोड़ों नहीं, अरबों तक ये जो ये रकम जो है वो जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 50 से ज्यादा जो गैंगस्टर ऐसे अब हिट लिस्ट में आ चुके हैं एनआईए के रडार पर, जिसके बारे में तमाम जानकारियों को खंगाला जा रहा है और किस तरह से ये गैंगस्टर उगाही करते हैं, किस तरह से टारगेट किलिंग के मामलों को अंजाम देते हैं और किस तरह से ये विदेश में बैठे हुए कई अन्य गैंगस्टर या आतंकियों के संपर्क में होते हैं। तो इस लिहाज से ही बकायदा इन तमाम लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में जब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, प्रॉपर्टी को जब जब्त किया जाएगा, तो उसके बाद वो एक बड़ी कार्रवाई होगी। और इसी के लिए पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार से बकायदा इस मामले पर जांच एजेंसी संपर्क में जुटी हुई है और उस तमाम आरोपियों से संबंधित उसके चल और अचल संपत्तियों की जानकारी मांगी जा रही है। हमने देखा था किस तरह से 90 से ज्यादा पूरे देश में जो गैंगस्टर के ठिकाने उन पर छापेमारी हुई थी और उसी की कड़ी में ये अब आगे का कदम देखा जा रहा है, जहां पर जो अचल संपत्ति, अवैध संपत्ति इन तमाम गैंगस्टर की है उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की तैयारी एनआईए ने कर ली है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे कि रेप पीड़िता की मौत के मामले में बड़ा अपडेट यह है, रेप के बाद जली महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बालोतरा बीजेपी आज प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। रेप के बाद महिला को जलाया गया था। बीजेपी जिला अध्यक्ष बाबू सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दिल दहला देने वाली घटना है, बहुत निंदनीय है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी का हालांकि गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि और भी ढूंढे जाए आरोपी, क्या उसमें कितने लोग शामिल हैं, उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बालोतरा एसएचओ को भी निलंबित करने की मांग बीजेपी कर रही है। कल एसएचओ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी। तो रेप पीड़िता मौत के मामले में कैलाश चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने सीएम गहलोत से मांग की है कि आपराधिक घटनाओं को रोकने में सरकार जिस तरह से असफल है, अब परिजनों की सुध ले सरकार। इसके साथ साथ परिजनों को मुआवजा दिया जाए। परिजनों ने कैलाश चौधरी के सामने अपनी मांगे रखी हैं। आपको बता दें कि परिजनों ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है और साथ ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो शब्द नहीं लेंगे। निर्मम घटना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, जितनी निंदा करें उतनी कम है। और जिस तरह से
एक बहन के साथ में इस तरह से बलात्कार करके और उसको जलाने की कोशिश करके और उसको मार दिया गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐसे दुष्टि का तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये दुखी परिवार है पूरा, हम उनके साथ हैं। लेकिन उसने जिस तरह से, ये एक घटना नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और ऐसे जो लव जिहाद की घटनाएं प्रतिदिन जो हो रही है, और उसी का ये एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि उन्होंने रात को आकर बलात्कार किया और दिन में बलात्कार किया और उसके बाद में उसको जलाया गया और उसकी बहन की उसकी मृत्यु हो गई है। और ऐसी घटनाएं प्रदेश भर में होकर ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार है वो बिल्कुल ही निरंकुश सरकार हो चुकी है और अपराधी प्रवृत्ति के लोग खुले आम घूम रहे हैं। और प्रतिदिन ऐसी घटना होने की वजह से ये सरकार और पुलिस प्रशासन है पूर्ण रूप से उस परिवार को दबाया गया। डिप्टी के द्वारा जाकर जिस तरह से पीड़ित परिवार को दबाया गया, उन्होंने उस मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करके और पीड़ित परिवार को ये कहा गया कि तुम ये गलत कर रहे हो और इसके साथ तुम गलत बता रहे हो। और आज वो जब उसने खुद महिला ने उसने बयान दिया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है, और उसके बावजूद भी इस तरह से पुलिस प्रशासन। तो देखिए, इस मामले पर लगातार सियासत गर्म है। कैलाश चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस तुष्टीकरण में डूबी हुई है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की इज्जत खतरे में आ गई है। ये राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल से हैं, ये राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है। घटना निश्चित रूप से हृदय विदारक है, विभत्स भी है। एक दलित महिला के घर पे एक मुस्लिम व्यक्ति दिन दहाड़े घुसता है, उसके साथ बलात्कार करता है। महिला द्वारा प्रतिरोध करने पर, हल्ला मचाने पर पड़ोस की महिलाएं, पड़ोस के घर से महिलाएं निकल करके आती हैं और वो उनके उस महिला पर, पीड़िता पर थिनर या कोई केमिकल डाल करके आग लगा करके उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। एकत्रित लोगों के सूचना पर तुरंत उसको अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का कलंक तब समाप्त नहीं होता, वहां से प्रारंभ होता है। क्योंकि हनुमान जयंती का दिन है, अपराधी एक मुस्लिम है, उसको बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और क्योंकि सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूबी हुई है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से लेकर के कल एक बार ये सिद्ध हुआ है। 24 घंटे तक उसे बालोतरा के उस अस्पताल में, जिसमें बर्न यूनिट नहीं है, बर्न का कोई चिकित्सक नहीं है, उस अस्पताल में बिना मुकदमा दर्ज किए वहां पे रखा जाता है और फिर 24 घंटे बाद में उसको जोधपुर रेफर किया जाता है और उस महिला की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, केवल इस कारण से कि उसको सही समय पर इलाज न मिल सका। एक दलित महिला, एक पीड़ित बच्ची, जिसके साथ में न केवल बलात्कार हुआ अपितु व्यवस्था ने, सिस्टम ने भी उसके साथ में अनाचार और बलात्कार करने में कोई कमी नहीं रखी है। ये अशोक गहलोत साहब की सरकार, राजस्थान की वर्तमान सरकार जिस दिन से अस्तित्व में आई है, उस दिन से राजस्थान में महिलाओं की इज्जत आज खतरे में है। घर से बाहर निकलने में बेटियां घबराती हैं और जब घर से बाहर बेटियां जाती है तो घर में माँ बाप इस डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि कब, कहां और क्या अनहोनी उनके साथ में घटित हो जाए। तो कानून व्यवस्था को लेकर आपने देखा गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरीके से हमलावर गहलोत सरकार पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कोरोना की करते हैं। देखिए, देश भर में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के करीब 6155 नए मामले सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी अब 5% के पार पहुंच चुका है। अप्रैल का डेटा टेंशन बढ़ा रहा है। तो जिस तरीके से ग्राफ, जो ग्रोथ कोरोना की देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि एक नया ये वेरिएंट है, बहुत जल्दी फैल रहा है। इसके साथ साथ कई लोगों की मौत की जानकारी भी मिली।
और अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना के 6,155 नए मामले सामने आ चुके हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 5% के पार पहुंच चुकी है। अप्रैल का डेटा, और देखिए अप्रैल की शुरुआत हुई है और वो अप्रैल का डेटा है जो टेंशन बढ़ा रहा है, चिंता बढ़ा रहा है और सावधान लोगों को कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 6,155 नए मामले सामने कोरोना के। लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पूरे भारत में कोरोना के केस की बात करें तो 6,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो फिर से रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 6,155 कोरोना के केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई है और सभी राज्यों के मुख्य सचिव और साथ ही साथ वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बताया गया है कि राज्यों में कोरोना के मद्देनजर सभी जो फिलहाल सख्त कदम हैं उनको उठाने की आवश्यकता है। हालांकि अगर इस पूरे मामले में रिकवरी रेट की बात करें तो पूरे भारत में 0.3 रिकवरी रेट है और 7% जो एक्टिव रिकवरी रेट है उसको फिलहाल रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना की जो फिलहाल रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तमाम अस्पतालों में कोरोना के मद्देनजर तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में ये कहा गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट के चक्कर में तमाम जो लोग हैं वो तमाम जो कोरोना का और अब बात शरद पवार की करते हैं, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बता दिया है। पवार ने कहा है कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आती है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। उधर कांग्रेस ने शरद पवार के बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 पार्टियां इस पर एकमत हैं कि पीएम मोदी से जुड़े अडानी ग्रुप का मुद्दा बहुत गंभीर है। या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात। आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची जेपीसी असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील। तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे। त्या समितीची शंका व्यक्त करायला संधी आहे। तो देखिए शरद पवार के स्टैंड ने जाहिर तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के लिए।